ओके। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ये मेरे गुरुजी हैं, डुगरी वाले गुरुजी के नाम से फेमस हैं, और इनकी ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में। राइट हैंड साइड पे जो है ये मेरे मास्टर, मेरे मेंटर हैं, दो ही इज नो मोर फिजिकली, बट इनका एक स्टिल देयर इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। इनका एक ऑरा है, एक एनर्जी है जो मेरे साथ कनेक्टेड है और शायद आगे भी कनेक्टेड रहेगी। तो मैंने इनसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है। जो भी इनके फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं सब ने इनसे 4 लेवल तक पढ़ा होगा, बट आई वाज फॉर्चुनेट टू लर्न फ्रॉम हिम नाड़ी फॉर 5 टाइम्स। ठीक है। बाकी बाकी मेरे ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हुए मेरे को ऑलमोस्ट 20-21 ईयर्स हो गए, लेकिन ऑफिशियली मैंने भारतीय विद्या भवन से पढ़ा। भारतीय विद्या भवन से 2014 से मैंने स्टार्ट किया था, और 2017-18 तक मैं भारतीय विद्या भवन में रहा, रिसर्च की क्लासेस अटेंड करी, राव सर के अंडर में भी पढ़ा हूँ। उसके अलावा मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ। आई हैड बीन एसोसिएटेड विद एस्ट्रोस्पीक, एस्ट्रोयोगी, एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक एंड मॉन्क व्यासा। जो भी आजकल के लेटेस्ट ये पोर्टल्स हैं, नामी ग्रामी, इन सब के साथ मेरा एसोसिएशन रह चुका है। अब मैं इनके साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ, मैं अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना मैंने 2021 में ही शुरू किया है। ठीक है। और आज की जो क्लास है कुछ लोगों के लिए डेमो हो सकता है, बट आज से ही क्लास 1 स्टार्ट है। जिनको डेमो कंसीडर करना है वो डेमो कंसीडर कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। आप इवन नेक्स्ट क्लास को भी डेमो लेना चाहें उसको भी डेमो कर लेना। ठीक है। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम डिफाइन कर रहे हैं आज कि क्या होंगे। वो ये हैं कि देयर आर वेरी फाइनर डिटेल्स ऑफ हिंदू एस्ट्रोलॉजी दैट यू शुड बी अवेयर इवन व्हाइल प्रैक्टिसिंग एंड इवन व्हाइल टीचिंग। क्योंकि जो भी क्लाइंट आपके पास आते हैं या आते होंगे, अगर वो आपको सीरियसली लेते हैं तो आप इसको इस तरीके से देखिए, देयर फ्यूचर इज डिपेंडेंट ऑन योर प्रेडिक्शंस। तो आपको निटी-ग्रिटी ऑफ हिंदू एस्ट्रोलॉजी यू शुड बी वेल वर्स्ड इन दैट। फिर एवरी हिंदू शास्त्र हैज बीन मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। ये मैंने मेरे मास्टर से सीखा, एवी सुंदरम जी से। तो इसका प्लीज कैसा भी कोई मिसयूज ना करें फॉर मनी मेकिंग। मनी मेकिंग से ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि आप पैसा चार्ज ना करें या आपकी हायर फीस नहीं हो सकती, वो सब हो सकती है, लेकिन अननेसेसरीली सिर्फ पैसा बनाने के लिए रीडिंग ना दें। जैसे कि कुछ लोग जेमस्टोन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ लोग बहुत सारा पूजा पाठ प्रिस्क्राइब करते हैं वेयर दे चार्ज हेविली। उस तरीके के प्रोफेशन अपने लिए बिल्ड ना करें। अगर जेन्युइनली आपको लगता है कि उस चीज से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, हो रही है, इट विल बेनिफिट योर क्लाइंट और इट विल बेनिफिट द नेटिव इवन इफ यू आर नॉट चार्जिंग, तब आप वो जरूर करें। ठीक है। और प्रेडिक्शन देते टाइम हमेशा कॉन्फिडेंस में रहें। कभी भी ये रिफ्लेक्ट ना करें कि आपको ये चीज नहीं आती। जो चीज नहीं आती होगी वो प्लीज आप क्लियरली बोलें अपने क्लाइंट को कि ये चीज मेरे को देखना नहीं आता, इस चीज में मेरे पास स्किल सेट नहीं है, आई एम स्टिल लर्निंग। और लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये कहना कोई बुरा नहीं होगा कि आप लर्न कर रहे हो अभी भी। ठीक है। और कुछ लोगों का अगर इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट को और वास्टली एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप रिसर्च में जा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो अपने एंड पे भी इंडिपेंडेंटली, या भारतीय विद्या भवन, आईकास जैसे इंस्टीट्यूशंस में अगर हो रही है रिसर्च तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। बाकी और अपने एंड से आप लोग यंगस्टर्स को जरूर एनकरेज करें। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर जी ने बोला है कि एवरीबडी शुड रीड हिंदू एस्ट्रोलॉजी।
पर जो इसको क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना चाहेगा कि इसमें सिर्फ मेरे को खामियां निकालनी है, दैट फेलो शुड नॉट बी एजुकेटेड। उसको आप इनिशिएट ना करें। उससे पहले आप उसका एक ऑरा बिल्ड कर सकते हैं, आप उसको थोड़ा चैनलाइज कर सकते हैं, ठीक है? और अपने अंदर ईगो शुड नॉट बी देयर। ईगो लेस अपने आप को बना लें। आपके पास कुछ चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं जो शायद मेरे पास ना हो, मेरे पास शायद कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो शायद आपके पास ना हो। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन प्रोसेस है लर्निंग का। ऐसे ही सब्जेक्ट एक्सचेंज होता है, ऐसे ही नॉलेज स्प्रेड होती है। तो अपने अंदर ईगो ना ले आए कि आपकी नॉलेज फाइन ट्यून्ड है, उस आपसे बेस्ट कोई नहीं है। इस सब्जेक्ट में एवरीबॉडी इज बेस्ट, एवरीबॉडी इज अ लर्नर। उसकी अपनी एक कैपेसिटी है। तो जहां से जिसने जैसा सीखा, उसको वो सब्जेक्ट अच्छा आता होगा। कुछ उम्मीदें मेरी आपसे रहेंगी इस सब्जेक्ट की ये क्लासेस अटेंड करते में। एट फर्स्ट यू नीड टू बी ओरिजिनल। ओरिजिनल इन अ वे कि आप सिर्फ और सिर्फ बुकिश रीडिंग ना दें किसी को भी। जैसा कि मैंने कंपनीज के साथ काम किया है एस्ट्रोलॉजी में, मैंने रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं लोगों की। व्हाट पीपल डू, सॉफ्टवेयर में प्रेडिक्शंस लिखी हुई आ जाती हैं, तो वो इंटीग्रेटेड मतलब कि जो आप सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हो प्रेडिक्शन, वो सिर्फ उसको प्रिंट करके दे देता है, एंड पीपल डू दैट। वो एस्ट्रोलॉजर्स कॉपी करते हैं और वो उसको प्रेडिक्शन देके पैसे बना लेते हैं। डोंट डू दैट। कहीं से कुछ चीज पढ़ के बोल रहे हो, उसको आप एक्नॉलेज करो, सब्जेक्ट को एक्नॉलेज करो, ठीक है? और हमेशा फोकस्ड रहो, फोकस्ड इन अ वे कि आपको केपी भी आ सकती होगी, आपको नाड़ी भी आ सकती होगी, आपको पारशर हो रहा शास्त्र, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आ सकती होगी, आपको और सारे बहुत सारी स्किल्स आ सकती होंगी, बट एक टाइम पे एक ही चीज यूज करें। दूसरा, जैसा मैंने पहले भी कहा, बी हेल्पफुल एंड शेयर योर स्किल्स, शेयर योर नॉलेज। उसी से ही सब्जेक्ट स्प्रेड होगा, उसी से ही हिंदुइज्म का भला होगा, है ना? और आपका जो भी कोई इष्ट देव है, whatever deity you worship, even if you do not worship, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में पता चलता है, आप एस्ट्रोलॉजी के एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप उसमें से आपने डिराइव किया, देन ट्राई एंड इन्वोक दैट डीटी। उस पर विश्वास रखो, वो कभी आपको गिरने नहीं देगा। आपकी प्रेडिक्शंस, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी 100% प्रेडिक्शन सही होंगी हर बार, बट हाँ, आपका अगर लेट्स से 60% का एक रेशियो है, तो आपका वो 80% सक्सेस रेशियो बन जाएगा, 90% बन जाएगा। Again, ego should not be there in you as an astrologer. दूसरा, जैसा मैंने अभी पीछे बोला कि एस्ट्रोलॉजी मेरी क्लास में तो भाई प्लीज आप बेड पे लेट के या सोफे पे लेट के कान में सिर्फ ईयरफोन्स लगा के मत करें। इट इज नॉट परमिसिबल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ये मेरे को मेरे मास्टर ने ही सिखाया है, ठीक है? और अपने को रेगुलरली आप एक स्टूडेंट समझें। इवन दो यू डू हैव एक्सपर्ट नॉलेज, आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है जो शायद किसी के पास ना हो, बट स्टिल पोर्ट्रे योरसेल्फ एज अ स्टूडेंट ऑफ द सब्जेक्ट। जो मेरे मास्टर रहे हैं, वो ही वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईकास, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ आईकास, और उन्होंने 40 इयर्स ही प्रैक्टिस्ड एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी सब कुछ उनको आता था, बट टिल द डे ऑफ हिज डेथ उन्होंने हमेशा अपने को स्टूडेंट ही पोर्ट्रे करा है। ये उन्हीं से मैंने बहुत अच्छे से चीजें सीखी हैं, ठीक है? कोर्स कंटेंट की बात करते हैं, मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी डाला था, बट स्टिल कुछ चीजें मैंने यहाँ पे और मेंशन करी हुई हैं। जैसा कि एक इसमें नया है, सैटर्न सर्कल, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये ट्रांजिट के लिए आप यूज कर सकते हो। किसी की सैटर्न की दशा स्टार्ट हो रही होगी, आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो कि सैटर्न क्या रिजल्ट देने वाला है। फिर एक काकिनी विचार होता है, जिससे ये वैसे वास्तु का सब्जेक्ट है, बट स्टिल मैं आप लोगों को ये करा दूंगा क्योंकि मैंने अपने पिछले बैच में ये पढ़ाया है।
तो जो वहां पढ़ा दिया तो वो मैं यहाँ पे भी पढ़ा दूंगा, दो इट वाज नॉट इनिशियली पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, बट किसी स्टूडेंट ने वहां पे बोला था तो मैंने उनको ये करा दिया था उस क्लास में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिविजनल चार्ट्स, बिना डिविजनल चार्ट्स यूज करे आप प्रेडिक्शंस ना दें, ये मेरा एक आपको सजेशन रहेगा। जितना आप डिविजनल चार्ट्स को यूज करना स्टार्ट करोगे, you will feel more confident, you will feel more expert in your subject, और आपकी प्रोडिक्शन का जो रेशियो है सक्सेस का वो काफी हाई हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप एंड मैरिज। रिलेशनशिप एंड मैरिज में बहुत सारी चीजें अभी तक ऐसी हैं जो शायद आईकास और भारतीय विद्या भवन के जो इनिशियल 2 ईयर और 3 ईयर्स हैं वहां पे नहीं पढ़ाए जाते। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, वो हम पढ़ेंगे। उसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए चार्ट्स भी दूंगा, आपके सामने रियल टाइम केस लगा के भी मैं दिखाऊंगा आपको कि कॉम्बिनेशन अगर ये है तो ये काम करता है। तो मेरी क्लास में जो भी कुछ कॉम्बिनेशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो सारे के सारे ऐसे ही मिलेंगे आपको जो एक्चुअल में वर्क करते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि भाई बस बुकिश है, लिखा हुआ है, बट ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, फीमेल हॉरोस्कोपी हम पढ़ेंगे। फीमेल हॉरोस्कोपी में कुछ चीजें डिफर करती हैं फ्रॉम मेल हॉरोस्कोपी, वो अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, तो वो भी हम पढ़ेंगे। फिर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बहुत सारे मेथोडोलॉजी हैं। एक जो वेल वर्स्ड वाला है वो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट उसके अलावा जो और बीटीआर के मेथड्स हैं मैं आपको उनसे अवेयर कराऊंगा, और अपनी तरफ से जो मेरा मेथड है जिसको मैं प्रेफर करता हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर मैरिज मुहूर्ता में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लोग सिर्फ पंचांग देख के मुहूर्त सजेस्ट कर देते हैं। इट शुड नॉट बी द वे अराउंड। आप लोगों को मैरिज मुहूर्ता में बहुत सारी चीजें होती हैं अलग से जो आपको देखनी चाहिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर प्रोजनी में जेंडर डिटर्मिनेशन एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे अभी तक भी रिसर्च चल रही है, तो जितना मैंने पढ़ा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी काफी अच्छे से काम करती है। फिर कुछ क्लासेस में आपको कर्मा और राहु केतु के ऊपर दूंगा, जहाँ पे राहु केतु का आपको एक, आई वुड बिलीव कि आपको एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। ठीक है, एंड हाउ इट रिलेट्स टू योर पास्ट लाइफ कर्मास। फिर हम कर्सेस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कर्सेस, ये बीपीएचएस में भी मेंशन्ड हैं, इनके इफेक्ट्स क्या हैं और रेमेडीज इनकी क्या हैं, सजेस्टेड रेमेडीज। प्रोफेशन के भी बारे में भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, पॉलिटिकल प्रोफेशन, फॉरेन ट्रेवल एटसेट्रा। और एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल दशाज हम करेंगे, जिसमें कि हम कुछ दशाज जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की लेंगे, कुछ हम हिंदू एस्ट्रोलॉजी की लेंगे। डाउजिंग मैंने यहाँ पे स्लाइड पे मेंशन किया है। डाउजिंग इट्स मोर अप टू यू गाइस वेदर यू वांट टू लर्न इट और नॉट। लास्ट पिछला जो मेरा दूसरा जो बैच है उसमें मैंने कहा है मैं सिखाऊंगा, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है कि इफ यू वांट टू लर्न आई कैन टीच यू। और अगर आप लोगों को पहले से ये चीज आती है तो बहुत अच्छा है, मेरे को कुछ चीजें सिखा देना जो शायद मेरे को ना आती हो। ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ऑफिशियली। आप, अगेन मैं बोल रहा हूँ, जिसको डेमो कंसिडर करना है वो डेमो कंसिडर करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम चार्ट्स किस तरीके के यूज में है वो देख लेते हैं। ये है नॉर्थ इंडियन, शायद जो भी नॉर्थ इंडिया में है या जिसने भी नॉर्थ इंडिया के इंस्टीट्यूट से पढ़ा है वो तो इससे बहुत अच्छे से इत्तेफाक रखता होगा, तो इसमें शायद मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर पढ़े तो बता देना। दूसरा है ये सर्कुलर चार्ट, ये क्लॉकवाइज घूमता है, और इसमें जो हाउसेस हैं वो फिक्स्ड हैं, राशिज जो हैं क्लॉकवाइज मूव करती हैं। जैसा कि यहाँ पे ये जो एएस लिखा है, इट इज द फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस बिकम्स दिस वन। तो हाउस हमेशा ये सेकेंड ही रहेगा, ये हमेशा फर्स्ट रहेगा। हाउसेस एंटी क्लॉकवाइज हैं और राशियां क्लॉकवाइज मूव करती हैं। ठीक,
फिर ये साउथ इंडियन चार्ट है, इसमें हाउसेस एंड राशिज आर स्टैटिक, राशिज आर स्टैटिक फिक्स्ड हैं, हाउसेस मूव करते हैं। अब जैसे ये लगना बना यहाँ पे, सो इट इज द कैंसर साइन। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 आता है यहाँ तक। तो जहां कहीं पे भी एएस मार्क कर देते हैं वो फर्स्ट हाउस बन जाता है, बट राशियां सेम ही रहती हैं, स्टैटिक हैं, वो राशियां मूव नहीं करती। फिर एक ही आता है उड़िया का चार्ट, इट इज मोर सिमिलर टू द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चार्ट। इसमें असेंडेंट इज हेयर, और ये यहाँ से ऐसे मूव करता चला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हाउसेज आर फिक्स्ड, राशिज कीप ऑन चेंजिंग। फिर एक ये बंगाली चार्ट आता है, इसमें राशिज आर फिक्स्ड, हाउस मूव करते हैं। ठीक है। फिर अच्छा, आप जब प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करोगे या करते होंगे, तो सबसे पहले फोकस करिए कि आपसे क्वेरी क्या पूछी गई है। उस क्वेरी के बेसिस पे आप ज्यादा आंसर करोगे तो बेटर है, बजाय पूरा चार्ट आप डिटेल में पढ़ने के लिए, क्योंकि फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। शायद अगर आप किसी पोर्टल के थ्रू रजिस्टर्ड हैं या आप टेली कंसल्टेशन दे रहे हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास ऐसे आएंगे जो इतना टाइम नहीं देते, जहाँ पे आप 5 मिनट चार्ट की रीडिंग करें फिर उसके बाद आप प्रेडिक्शंस दें। तो क्वेरी पे फोकस करोगे, टाइम बचेगा, प्रेडिक्शन सीधा सीधा आप एरिया पकड़ के दे सकते हो। इस तरीके की क्वेरीज आती हैं, एजुकेशन, मैरिज, प्रोजनी, फॉर्च्यून एंड फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड। कोई आपसे लॉन्जिविटी की बात करेगा, लॉन्जिविटी पे आप बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस ना दें क्योंकि इट इज नॉट सजेस्टेड। लेकिन कोई अगर डेथ बेड पे लेटा है उसके लिए, या कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल है उसके लिए, आप अगर आपके पास क्वेरी आए तो प्लीज आप आंसर करें, गाइड करें। फिर आता है देर आर सर्टेन पैरामीटर्स विच आर कॉमन एंड एप्लीकेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चार्ट्स। उसमें ये एरियाज हैं, एजुकेशन, प्रोजनी में आता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मेल फीमेल जेंडर वाला। उसके अलावा कॉन्सेप्शन बिकम्स डिफरेंट फॉर द फीमेल नेटिव्स। नेचर किसका क्या है, नेचर के ट्रेट्स क्या हैं, मोर और लेस सेम तरीके हैं देखने के उसके। डिजीजेस का 6th हाउस सेम हो जाता है, लॉन्जिविटी, हेल्थ, ये सब कॉमन है। पर मेल्स के चार्ट में कुछ स्पेसिफिक चीजें क्या हैं, जैसे मेल रिलेटेड डिजीजेस, इम्पोटेंसी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो दोनों पे एप्लीकेबल हैं, बट स्टिल ज्यादा जो इंडिया में जो प्रोमिनेंट है वो मेल्स के लिए ज्यादा ये क्वेश्चन आता है कि वेदर द मेल पर्सन विल बी लॉयल और नॉट। फिर विडोअरहुड, specific combinations for females are more or less related to diseases जो कि सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, जैसे कि सर्विक्स कैंसर। ठीक है। विष कन्या दोष ये मेल्स पे एप्लीकेबल नहीं है, ये फीमेल्स पे ही एप्लीकेबल है। गंडांत का जो बर्थ है उस पे ज्यादा जो प्रोडक्टिव पार्ट है वो फीमेल्स के लिए है। रीजन बीइंग, एक फीमेल मैरी करके दूसरी फैमिली में जाती है तो उस फैमिली का सौभाग्य कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज, तो एक गंडांत इसमें काफी यूज होता है। फिर इनएबिलिटी टू कंसीव, बैरननेस जिसे हम बोलते हैं, वो एक यूनिक है रिलेटेड टू फीमेल्स। एबॉर्शन एंड अदर चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज। विडोहुड एंड फीमेल कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर D30 से हम प्राइमरीली जज करते हैं, लेकिन इस पे मेरी एक आप लोगों को सजेशन रहेगा, प्लीज डू नॉट पुट क्वेश्चन मार्क ऑन एनी फीमेल नेटिव, डू नॉट डू दैट।
अगर आप उस तरीके से जज करोगे तो आपको मेल पर्सन को भी सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, और जो आप फीमेल का कैरेक्टर जज D30 से करते हो ऐसे ही आपको मेल का भी करना चाहिए, दो नहीं बताया हुआ बट आपको करना चाहिए। इक्वालिटी, इक्वालिटी एंड इक्विटी, ठीक है। हाउ टू जज एनी गिवन बर्थ चार्ट और कुंडली। इसके लिए जैसा मैंने पीछे बोला कि डिविजनल चार्ट्स आपको पैरेलली यूज करने चाहिए, करो, ठीक। D1 जो राशि चार्ट है हम उसको D1 बोलते हैं, नवांशा हम D1 और D9 कॉमनली, या मैं कहूँगा मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स कंसीडर D1 एंड D9, बट वो और आगे नहीं जाते। कई लोग इसलिए नहीं देखते हैं, उनको वो स्किल नहीं है, कई लोग इसलिए नहीं देखते कि उनको वो पढ़ाया ही नहीं है, कई लोग इसलिए नहीं देखते टाइम कंज्यूमिंग है। बट ये आपकी अप्रोच नहीं होनी चाहिए, और अप्रोच शुड बी टू गिव द राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस टू योर क्लाइंट। दशांशा इज फॉर करियर, सप्तांशा इज फॉर चिल्ड्रन, इस तरीके से चार्ट्स के नाम हैं, डिविजन्स बने हुए हैं। आई होप इससे तो मोस्ट ऑफ यू आर वेल अवेयर। फिर कैसे कुंडली एनालाइज करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हो, वो एक इनिशियल यहाँ पे मेंशन्ड है। भावा को आप होलिस्टिकली देखते हो, भावा, भावा लॉर्ड एंड देन डिस्पोजिटर ऑफ भावा लॉर्ड, है ना, भाव कारका, ये सारे पैरामीटर्स हैं। ये बीपीएचएस में अलग अलग हाउसेस के कारकत्व, कारक प्लैनेट्स आर मेंशन्ड। जो ब्रैकेट में मेंशन्ड हैं ये सेकेंडरी कारकाज हैं। प्राइमरी कारकाज जो हैं वो डायरेक्ट लिखे हुए हैं, वो ब्रैकेट में नहीं है। फिर प्लैनेट्स प्लेस्ड इन और आस्पेक्टिंग अ हाउस, ये जैसे किसी भी भाव को कोई प्लैनेट देख रहा है तो वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। नक्षत्र लॉर्ड क्या है ना, प्लैनेट जो प्लेस्ड है, रूलिंग लॉर्ड का नक्षत्र क्या है, उस तरीके से आप देखते हो। कारको भावनाशंति वाली एक थ्योरी है, उसको भी आप यूज करते होंगे। नवांशा, नवांशा लॉर्ड, ये सब चीजें स्टैंडर्ड हैं, ये आप लोग ऑलरेडी यूज करते होंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को थोड़ा बहुत अप्रोच में नेग्लिजेंस है उनके एंड से, वो शायद फिर इसको पढ़ के शायद आगे से ना करें, या इस एरिया को भी एक्सप्लोर करें अपनी प्रोडक्टिव पार्ट में, ठीक है। और एनालाइज कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप एक चार्ट को देखना, आपको लग्ना से पढ़ना चाहिए, मून साइन से पढ़ना चाहिए, D9 से और रिलेटेड वर्गा चार्ट से। फिर पोजीशन, एस्पेक्ट, कंजंक्शन एंड एक्सचेंज, ये भी आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट। लुक फॉर हाउस कारका, नेचुरल सिग्निफिकेशंस, ठीक है। हाउस, इट्स रूलिंग लॉर्ड एंड कारका आर स्ट्रॉन्ग, हाँ। तो ये एक भाव कब प्रॉस्पर करता है, या एक रूलिंग लॉर्ड कब स्ट्रेंथ पे है, या एक कारका कब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पे है, ये उसके बारे में पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। जैसे कि किसी भी भाव से, या किसी भी रूलिंग लॉर्ड से, या किसी भी कारक प्लैनेट से अगर फोर्थ और एट्थ में बेनिफिक प्लैनेट है तो वो अच्छा हो जाता है उस पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए। फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ हैप्पीनेस, है ना, और एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लॉन्जिविटी। ऐसे ही उस रूलिंग लॉर्ड से या उस कारका से अगर 5-9 में कोई बेनिफिक प्लैनेट है तो वो उसकी ट्राइन बन जाएंगे, और ट्राइन्स आर स्ट्रेंथ, ट्राइन्स आर एट स्ट्रेंथ। It also infuses positivity to the ruling lord or to the karaka or to the house in question. फिर किसी भी भाव या भावेश का अगर लग्ना लॉर्ड के साथ संबंध आता है, एंड इफ दैट भावा इज नॉट मेलेफिक, मेलेफिक भावास कौन कौन से हैं आप में से कोई बताना चाहेगा? 6, 6, 8, 12। हाँ, 6, 8, 12। तो
जब तक लग्ना लॉर्ड की 6, 8, 12 को छोड़ के अगर किसी भी भावेश के साथ एक कंजंक्शन है, वो एक ऑस्पिशियस हो जाता है। बट अगर वो 6, 8, 12 में जाएगा तो वहां पे मेलिफिशेंसी आ जाएगी लग्ना लॉर्ड में ही सेल्फ। फिर प्लेसमेंट ऑफ हाउस लॉर्ड इन केंद्रा, तो किसी भी हाउस का अगर रूलिंग लॉर्ड केंद्रा में है या त्रिकोण में है तो वो उसके लिए ऑस्पिशियस है। पर यहाँ पे अगेन 6, 8, 12 के रूलिंग लॉर्ड्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस इन ट्राइन्स और केंद्रास। ठीक है। फिर आप योगास देखिए राशि चार्ट में, योगास आप जरूर देखिए डिविजनल चार्ट्स में भी ये काम करते हैं। एक सेकेंड, अनिल जी सही बता रहे हैं आप, 6, 8, 12। अच्छा, ये डिविजनल चार्ट्स के बेसिस पे, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये थोड़ा सा शायद आप लोगों के लिए डिफरेंट होगा आज की क्लास में। देयर आर 6 गुणास, ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्स्य। तो ये जो 6 तरीके के गुण हैं ये आपको डिविजनल चार्ट्स में मिलते हैं। तो किससे क्या देखते हैं, कौन सा चार्ट उस गुण को रिप्रेजेंट करता है, वो है राशि चार्ट आपका डिजायर, जो आप पास्ट लाइफ से वासनाज लेके आए हो अपनी, कि वो आपका राशि चार्ट में दिखेगा कि आप क्या करना चाहते हो, आपका फोकस किस एरिया में रहेगा इस लाइफ में, इस बर्थ में। दैट इज टू बी सीन फ्रॉम द राशि चार्ट। आपके अंदर लोभ की कितना मात्रा है वो आपको हो रहा चार्ट दिखाएगी। और ये हर इंडिविजुअल में होता है, ऐसा नहीं है कि कोई इससे बचा हुआ है ना। ड्रेकांड जो है वो आपके क्रोध को रिप्रेजेंट करती है, क्रोध टुवर्ड्स योर कोबॉन्स एंड अदर्स। नवांशा represents your moho, attachment towards your spouse. Dwadashamsha, which is to be seen for parents, it shows arrogance towards your parents. Mada. त्रिमशांशा आपका मत्सर्या, जो कि जेलेसी बोलते हैं उसको, इट रिप्रेजेंट्स दैट टुवर्ड्स अदर्स। तो आगे इसको हम यूज करके दिखाएंगे, देख सकते हैं। एक इससे पहले वाला जो चार्ट था वो जरा स्क्रीन पर दिखाइए। कौन सा चार्ट सर इससे पहले जो आपने वो ये स्क्रीन पर शो कर रहे थे, कौन से वाला मैम बताएं आप। सर मैंने जिसमें लिखी हुई थी वो सारी। ये, आप मेरे को स्लाइड नंबर बताएंगे तो बेटर रहेगा। स्लाइड नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे आ रहा है, तो वहां पे आप नोट कर सकते हो अपने एंड पे जो भी रिपीट करवानी है। चेक फ्रॉम, ये वाली हाँ स्लाइड कह रहे हो क्या? हाँ जी सर। अच्छा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिला करेंगी, बट क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको ईमेल पे मिल जाए करेगी, लेकिन इंश्योर करें कॉन्फिडेंशियलिटी, आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये आपका, योर प्रॉमिस शुड बी मोर विद द एस्ट्रोलॉजी रादर देन मी। मेरे को तो ठीक है, आप लोग शायद एक बार को बेवकूफ बना सकते हो, बना लोगे, बट आप सब्जेक्ट को बेवकूफ ना बनाएं। तो मेरी आपसे एक सिंसियर अपील रहेगी कि वीडियोस कॉन्फिडेंशियल रखें, किसी और के साथ शेयर ना करें। Ekant, I have a question. हाँ, When you were talking about the Trik Bhavas 6, 8 and 12, would you consider third house also in that? नहीं, Can you वो give me why उसको so? बाद में करेंगे, अभी उस पे नहीं जा रहे हैं। Okay, so हाँ, we won't consider third house as as malefic. नहीं, मेलेफिक हाउसेस जरूर हैं, बट उसमें और कुछ थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। बट 6, 8, 12 आर द प्राइमरीली द बेड हाउसेस। All right, thank you. ठीक है, ये 16 डिविजनल चार्ट्स हैं। किस षोडश वर्ग हम इसे बोलते हैं, किससे क्या देखते हैं। और इसमें एक पैटर्न है, शुरू के जो 7 चार्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं,
उनका जो कारक प्लैनेट है आर बेस्ड ऑन द वीक डेज। तो आप लोग अपने इन पे लिख सकते हो राशि चार्ट का जो कारक प्लैनेट है दैट इज सन। होरा चार्ट का जो कारक प्लैनेट बनेगा दैट इज मून। ड्रेकान का मार्स। चतुर्थांशा और D4 एजुकेशन का मरकरी। फॉर D7 इट इज जुपिटर। फॉर नवांशा इट इज वीनस। दशांशा इट इज सैटर्न। ठीक है, ये वीक डेज में आप इस ऑर्डर को देखोगे तो सारा का सारा वीक डेज से है, संडे टू सैटरडे। उसके बाद में थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाती हैं। फॉर द्वादशांशा सन एंड मून बिकॉज इट इज टू बी सीन फॉर पेरेंट्स। षोडशांशा और D16 यहाँ पे आपका मून एंड वीनस फॉर व्हीकल्स एंड इंटरनल डिजायर्स। D20 में राहु बिकम्स द की प्लैनेट। राहु को आप जरूर देखें, राहु और मरकरी। D24 सन एंड सैटर्न। D27 मिसफॉर्च्यून के लिए आप इसमें कारक हो जाएगा जुपिटर, सैटर्न और एक और है मार्स। D30 के लिए इसके लिए कारक हो जाएगा आपका सन, मरकरी, वीनस। और फिर आएगा आपका D40। D40 के लिए कारक प्लैनेट्स जो हो जाएंगे आपका सन, मार्स, मरकरी। D45 के लिए जुपिटर, राहु एंड सैटर्न। D60 के लिए मार्स एंड सैटर्न। तो जब भी आप ये डिविजनल चार्ट्स देखेंगे आपको इन प्लैनेट्स पे फोकस करना होगा। इनको आप प्राइमरीली देखोगे कि ये क्या कर रहे हैं उस चार्ट में, इससे आप रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हो। सर ये तो हटाई ना, पहली वाली स्लाइड लगाई ना। क्या चीज? पहली वाली स्लाइड, हाँ ये इसमें आपका कुछ दिख रहा है, प्लीज मूव प्लीज करके मेरी स्क्रीन पे। हाँ अभी हट गया। ये मेरे को भी नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है, ये ऐसा कुछ है नहीं स्क्रीन पे। वापिस आ गए। हाँ वापस इसको कैसे हटाऊं? वो कभी कभी जाता है, कभी कभी आ रहा है। वो आप मेरे को बताएं कैसे हटेगा वो, अगर आपको पता है तो। नहीं सर मुझे भी अभी बीच में प्रिंट अभी हो जा गया। रहा है, देखो फिर वापस से। हाँ बट मेरी स्क्रीन पे कुछ ऐसे है नहीं ऐसा। ओके। एक सेकंड रुको, स्टॉप करके मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड पे भी आएगा क्या? चलो अभी देखता हूँ इसको, अगर अभी आता है दोबारा। अच्छा, ये कुछ जनरल सिग्निफिकेशंस हैं, आप अपने एंड पे फॉर द टाइम बिंग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इसका। बाकी वीडियो मिल जाएगी तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। इनको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बट मैं यहाँ से अब एडवांस चीजों में हम जाएंगे। ठीक है, एडवांस यहाँ पे क्या है कि हर भावा मल्टीप्लिसिटी, मल्टीपल चीजें दिखाता है। तो आप मुझे थोड़ा थोड़ा बताओ कि पहले भाव से क्या क्या देख सकते हो, सेकेंड हाउस से क्या क्या देख सकते हो, थर्ड हाउस से क्या क्या देख सकते हो। तो मैं आपको आज थोड़ा सा एक डिफरेंट आउटलुक दूंगा उसमें कि आप क्या देख सकते हो या क्या देखना चाहिए। आप लोग अपने एंड से मेरे को बताएं कि आप लोग क्या क्या देखते हो अभी तक। पहले भाव से नेचर का ज्यादातर समझ में आता है सर। नेचर या उसका दिमागी हालत कैसी होती है। हाँ, आप लोगों में से एक
किसी भी एक नेटिव का चार्ट अगर आप यूज करते हो तो आप उसके रिलेटिव्स के बारे में बताते हो उस चार्ट से, रिलेटिव्स के बारे में, चाहे उसके मम्मी पापा के बारे में, भाई बहन के बारे में, उसके फ्रेंड्स के बारे में, ऐसे कुछ बताते हो? फर्स्ट बताते हैं। ओके, तो आप मेरे को बताएंगे फर्स्ट हाउस से क्या क्या देख सकते हो इस तरीके से? सेल्फ, फर्स्ट हाँ, सेल्फ, फेस, फेस तो जी सेकंड से आ जाता है। स्किन भी देख सकते हैं सर। नहीं, ये तो जो कारकत्वाज लिखे हुए हैं वो सब तो मैंने यहाँ मेंशन करे हुए हैं। जैसे फर्स्ट से हम उसकी हाइट, पर्सनालिटी। नहीं, मुझे आप उस कॉन्टेक्स्ट में बताओ, ये तो आप एक नेटिव के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हो। नेटिव के जो रिलेटिव्स हैं, नेटिव की जो फैमिली मेंबर्स हैं, जी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को बताओ फर्स्ट हाउस से हम क्या देख सकते हैं? फर्स्ट हाउस उस तरह से फर्स्ट हाउस को इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा चार्ट को डायनेमिकली मूव करना पड़ेगा, आपको हर हाउस को लगना बनाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तब आप बेटर समझ पाओगे। सेकंड हाउस क्या है ये अब लिख लेना आप लोग अपने एंड पे। वेल्थ है, बट मेंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में बताओ। फैमिली, सेकंड हाउस इज फैमिली, कुटुंब, ठीक है। अभी सेकंड से फर्स्ट हाउस जो है वो कौन सा बनेगा? 12th, तो लॉस ऑफ फैमिली। ओवरऑल कुछ भी अगर फैमिली में लॉस हो रहा है, फैमिली को किसी चीज में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में कोई भी लॉस हुआ जी, जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है, दैट इज टू बी सीन फ्रॉम योर लग्ना। ओके। कलेक्टिव, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, कलेक्टिव है, पूरे फैमिली का Right. एक लॉस, ठीक है। फिर थर्ड हाउस से कौन सा हाउस है ये? हॉबीज, ब्रदर्स। 11th, अभी हम रिलेटिव्स के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे, इंडिविजुअल सिग्निफिकेशंस पे नहीं जा रहे हैं। तो जैसे ब्रदर्स बोला, तो ब्रदर्स से कौन सा हाउस बनेगा? ये थर्ड हाउस से फर्स्ट हाउस कौन सा बनेगा? 11th, 11, गेन्स ऑफ योर ब्रदर्स और को बॉन्ड्स। अच्छा अच्छा अच्छा। फोर्थ हाउस से कौन सा हाउस बनेगा ये? 10th, 10th, मदर का प्रोफेशन, मदर का प्रोफेशनल स्टेटस। आप लोगों के पास रियल टाइम में ये वाली क्वेरीज आएंगी जहां पे क्लाइंट्स आपको बोलेंगे कि मेरे पास दूसरे का चार्ट नहीं है, आप मेरे को मेरे चार्ट से ही बताओ। ओके, ठीक, आती हैं से हाँ, आती हैं। तो वहां पे ये आप इस मेथोडोलॉजी को यूज करके रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हो, आप बता सकते हो। अभी इन हाउसेस में कभी भी कोई मेलेफिक ट्रांजिट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर लग्ना में मेलेफिक ट्रांजिट कर रहा है और मदर वर्किंग है किसी की, तो आप बोल सकते हो that there could be trouble to her at workplace. अदरवाइज तो लग्ना में मेलेफिक आएगा, आप बोलोगे ना बस इंडिविजुअल को थोड़ा सा हार्म हो सकता है। जी 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 जी। बट यहाँ पे आप एक डिफरेंट व्यू से आप चार्ट देख रहे हो। मदर सर, मदर का जो वर्किंग प्लेस है वो तो लगना ही होगा ना? किसका लगना? सर 4th से 10th देखेंगे। हाँ, 4th से 10th है ना? हाँ, वो फर्स्ट हाउस की तो बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट हाउस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। और ये 5th हाउस से कौन सा हाउस बनेगा? 9th, अच्छा, अब 9th हाउस क्या क्या होता है? आपका धर्म का, धर्म पिताजी, का, पिताजी, हाँ। आपका हायर एजुकेशन। आप ग्रैंडफादर कहाँ से देखते हो? 9th से 9 to 9 5th हाउस। हाँ, एक ने और किसी और ने कुछ बोला, क्या बोला वो प्लीज रिपीट करें। 5th हाउस। हाँ, ये तो आपने बोला, बट एक और ने किसी ने कुछ बोला। 9 to 9th। हाँ, 9th to 9th, राइट, 5th हाउस। अभी ग्रेट ग्रैंडफादर कहाँ से देखेंगे?
लगन से लगन से, 5th से 9th, ठीक है। आप अपने बच्चों का भाग्य, बच्चों के लाइफ में अगर किसी गुरु की एंट्री हो रही है, वो आपके लग्न से आ जाएगा, लगन से आएगा, ठीक है। है ना। आपको ऐसे चीजों को मूव कर करके देखना होगा। तो मैं आप लोगों को लिखा दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए अपने एंड से। जी 4-5 हाउस तो हमने कवर कर लिए, जी। ठीक है। और 9th हाउस इज फॉर जर्नीज एज वेल, ठीक है। लॉन्ग जर्नीज आप देखते हो, तो आप अपने बच्चों की जर्नीज देख सकते हो, आप अपने ग्रैंड पेरेंट की जर्नीज देख सकते हो। तो इन हाउसेस में अगर मैलेफिक्स ट्रांजिट कर रहा हो, जो कि उनके लिए उस हाउस से मैलेफिक बनता होगा, तब भी आप उनको थोड़ा कॉशन दे सकते हो कि प्लीज ट्रेवल केयरफुली, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बेटर इफ यू कैन अवॉइड। ठीक है। अभी 6th हाउस से कौन सा हाउस बनेगा ये? 8th। हाँ, लॉन्जिविटी ऑफ योर एनिमीज। कहते हैं ना दुश्मन कब मरेगा मेरा, तो लॉन्जिविटी ऑफ योर एनिमीज। और आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, उसकी तरफ से ट्रबल आएगा। जैसे बैंक से अगर कर्जा ले रखा है और जी जी। लग्न की दशा चल जाए तो देयर कुड बी प्रॉब्लम। अगर लग्न हाउस स्पेसिफिकली इल प्लेस्ड है, अगर वो वेल प्लेस्ड है तब इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर इल प्लेस्ड है तो प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा 7th हाउस से कौन सा हाउस बनेगा ये? 7th। 7th से 7th से हम क्या क्या देखते हैं? मैरिज, आउटर वर्ल्ड। हाँ, अब स्पाउस के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा उसके लिए? 7th से आप 7th बिकम्स मार्का, हेल्थ could be in problem, ठीक है। ओवरऑल और आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का पब्लिक इमेज, जैसे अभी किसी ने बोला आउटर वर्ल्ड, तो आपके स्पाउस का आउटर जो व्यू है, एक पब्लिक इमेज है। if that partner is involved in public life especially, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है if there is a malefic transiting in the lagna, है ना। फिर 8th से कौन सा हाउस होगा ये? 6th। 6th। तो अगर आपके इन लॉज की लाइफ में कुछ ट्रबल चल रहे हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि 8th हाउस आपका इन लॉज का है। 9th हाउस से कौन सा हाउस बनेगा ये? 5th। तो अब ये प्लीज थोड़ा सा ये वर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा, शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे, बट मैं बोल रहा हूँ। जैसे अगर फादर के अफेयर्स कुछ रहे होंगे, रह सकते हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर फादर एक कंसल्टेंट हैं किसी भी चीज के, तो आप वो देख सकते हो। फादर अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, तो आप उनको मिनिस्ट्रियल बर्थ मिल रही है नहीं मिल रही, वो आप देख सकते हो। 5th हाउस इज फॉर पॉलिटिक्स, मिनिस्ट्री देखते हैं। सही। हाँ, तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हो। फिर 10th से कौन सा हाउस है? 4th। तो 4th हाउस क्या होता है ओवरऑल इंडिविजुअल सुख के का। कॉन्टेक्स्ट में? सुख का। तो प्रोफेशन से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है? जहां कहीं पे भी आप फॉर द टाइमिंग, अगर आप कहीं पे भी प्लेस्ड हो, अगर लग्ना में मैलेफिक जा रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, तो सेटिस्फेक्शन में कमी आ सकती है ना। एक अनइजीनेस हो सकती है, ये सब चीज होते हुए शायद स्ट्रगल लगे।
11th से कौन सा हाउस है ये? थर्ड। तो एल्डर कोबॉन्स अगर हैं उनकी शॉर्ट जर्नीज हो जाएगी, उनका करेज हो जाएगा, करेज स्ट्रेंथ, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएगी। फिर 12th से कौन सा हाउस है ये? सेकंड। तो सेकंड हाउस इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में हम किस पॉइंट से देखते हैं? स्पेसिफिकली जो हम जनरली देखते हैं कि भाई सबसे पहला हम क्या लेते हैं उससे? फैमिली, स्पीच। फैमिली, स्पीच, वेल्थ, यस। है ना, फाइनेंशियल बैंक बैलेंस। तो वेल्थ ऑफ योर एनिमीज हो सकता है, सीक्रेट एनिमीज 12th हाउस से देखते हैं। सीक्रेट एक होता है जो आपके डायरेक्ट एनिमीज हैं, दैट कैन बी सीन फ्रॉम द 6th हाउस, जो आपके सामने पता है। एक होता है गुप्त शत्रु, जो छुप के वार करता है। हाँ जी। 8th हाउस तो सीक्रेट हाउस बोला जाता है ना सर? हाँ 8th को बोला जाता है, बट 12th को भी आ जाता है उसमें। ठीक है। जब लॉस होता है तो पता नहीं चलता ना कहाँ से लॉस हुआ, बट घाटा हो गया ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ सडन। हाँ, तो उस तरीके के एनिमीज। तो उनकी वेल्थ, परिणाम को कई बार आपकी शायद किसी से दुश्मनी हो जाए जाने अनजाने में, और वो शायद उसने आपके पैसे मार लिए, आप देख सकते हो उसके पास पैसा है नहीं है, कितना नहीं है। यही चीजें, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप प्रश्न के ऊपर इम्पोज कर सकते हो। इसी तरीके से आप डिराइव कर सकते हो प्रश्न को। श्रीकांत जी, आप 12th हाउस वाला समझा देंगे फिर से? 12th हाउस क्या है बताओ? लॉस? नहीं, लॉस तो है, लॉस के अलावा, लॉस तो वो इंडिविजुअल के लिए है ना। 12th हाउस से आप क्या रिलेशनशिप देख सकते हो? सबसे पहले आप ये देखो, एक्सपेंडिचर किस चीज पे होगा? नहीं, ये तो एक सिग्निफिकेशन हो गई, बट मैंने पूछा आप रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या देखते हो 12th हाउस से? ट्वेल्थ हाउस फ्रॉम लग्ना से तो 12th है भाई 12th से देख क्या सकते हो वो बताओ ना, डिपेंडेंट्स रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में। डिपेंडेंट्स आप अपनी ग्रैंड मदर देख सकते हो 12th हाउस से? ग्रैंड मदर? हाँ, ग्रैंड मदर देख सकते हैं। बच्चों के इन लॉस देख सकते हो? आपके कोई भी चिल्ड्रन है, उसका 7th, उसके लिए कौन सा हाउस देखोगे चिल्ड्रन के लिए? 5th से 7th क्या होगा? उसका स्पाउस। 5th से 8th क्या होगा? उसके वेल्थ ऑफ स्पाउस, है ना। तो आप इन चीजों को यूज करके देख सकते हो। अभी किसी की जैसे इन लॉज, सपोज करिए आप में से किसी का भी कोई, अगर आप अपने इन लॉज का स्टेटस जानना चाहोगे लाइफ में कि ओवरऑल उनका पब्लिकली क्या स्टेटस है, तो कौन से हाउस से देखोगे? कोई आपसे ये पूछे कि भाई मेरे चार्ट से बताओ मेरे को ससुराल पक्ष अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा? 5th हाउस। 8th हाउस। 5th हाउस। सेकंड। ये 5th हाउस किसने बोला? रूना। ओके। और 8th हाउस किसने बोला? मैंने नुपुर। ओके। 8th हाउस से आप नुपुर जी ओवरऑल इन लॉज देखते हो, बट उनका जो स्टेटस है, उनका जो स्टेटस है वो उनके 10th हाउस, यानी कि 8th से 10th। 8th से 10th is 5th. 8th से 10th is 5th. Very well explained, sir. कुछ चीजें नई लग रही है या वही अभी घिसा पिटा चल रहा है? नहीं, बहुत कुछ नया दिख रहा है, और आई एम हैप्पी टू जॉइन यू एकांत जी। और अब सेकंड हाउस की बात करते हैं। ये थोड़ा सा
एक सेकेंड, इसको हाँ, अभी सेकंड हाउस की बात करते हैं। तो सेकंड हाउस, हाउस ऑफ क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या आप इससे देखते हो, ओवरऑल इन जनरल जो आप देखते हो। बट अब थोड़ा सा एडवांस चीजों में आते हैं कि सेकंड हाउस से क्या क्या देख सकते हो। मेरे को थोड़ा सा आप लोग बताएं अपने एंड से कि क्या क्या देख सकते हो। अभी Second house मैंने is for family, speech, क्या चीज, wealth, family, speech, wealth. नहीं ये तो ओवरऑल देख लिया, मतलब ये यहाँ पे सिग्निफिकेशंस लिखे भी हैं। बट अब जैसे हमने फर्स्ट हाउस को घुमा घुमा के देखा, तो सेकंड हाउस से हम क्या क्या देख सकते हैं, एक थोड़ा सा मेरे को अपनी तरफ से थर्ड का 12th हो जाएगा, थर्ड हाउस का 12th, सो ब्रदर एंड सिस्टर का लॉस। ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे ही मदर आगे, से मदर से गेन, मदर का गेन हाउस राइट, 11th। बहुत बढ़िया, बच्चों का कर्म हो गया। राइट। सिक्स्थ से, सो लाइक दिस ओनली विल से। हाँ इसको ऐसे ही घुमाएंगे। So एकांत एकांत जी, हम सिक्स्थ को ऐसे ले सकते हैं क्योंकि सिक्स्थ हाउस इज एनिमी। हाँ, तो fifth house could be enjoyment of from that enemy, or you know, money from that enemy, or कौन सा हाउस? अच्छा, अभी हम सेकंड हाउस ले रहे हैं, अभी हम सॉरी। सेकंड हाउस ले रहे हैं। ऑलराइट, अभी सिक्स्थ से कौन सा हुआ ये? फिफ्थ, नहीं भाई, सिक्स्थ, सेकंड हाउस सिक्स्थ से कौन सा हुआ? अच्छा, सिक्स्थ से 10th हुआ। नाइन्थ होगा। हाँ, 9 from 6. यस, 9। तो आपके सर्वेंट्स का भाग्य, सर्वेंट्स के साथ साथ आपके मैटरनल अंकल एंड आंट्स का भाग्य। भाग्य। उनकी जर्नीज, उनका रिलीजियस आउटलुक आप बता सकते हो। अब अगर इसको सेवेंथ से देखेंगे तो क्या होगा ये? 6th, 7th से 7th, नहीं, सेवेंथ से एट्थ, 7th से 8th हाउस, 7th से 8th house. longevity of the partner। longevity of spouse, राइट। और Wealth of the in-laws. वेल्थ ऑफ In-laws. इन-लॉज, हम्म। वेल्थ ऑफ इन-लॉज क्यों कहा आपने? क्योंकि बेसिकली वाइफ की वेल्थ हो गई ना सेकंड हाउस। वाइफ की वेल्थ नहीं है, वाइफ की वेल्थ कैसे होगी? एट्थ हाउस से कैसे वेल्थ देख रहे हो आप? नहीं, वाइफ की वेल्थ। हाँ, वाइफ की ही वेल्थ पूछ रहा हूँ। सेवेंथ हाउस आपने हाँ, वाइफ ले हाँ, लिया, हाँ, सेवेंथ से अगर तो एट्थ चले, बेसिकली आपकी वेल्थ हो गई। अपनी तो होएगी ना, सेकंड हाउस से तो हो गया। हाँ, अब यहाँ पे दूसरा एक्सप्लेन कर रही है यहाँ। जो आपने कॉन्टेक्स्ट बोला था वो सही था, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यहाँ पे आएगा वाइफ की लेगेसीज, इनहेरिटेंस। हाँ, ठीक है। उसको क्या मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और वाइफ, जिनके वाइफ है पार्टनर, वो वाइफ का देख सकते हैं, जिनके मेल पार्टनर है, यानी कि अभी जो क्लास में जैसे फीमेल्स हैं वो अपने मेल पार्टनर का देख सकते हैं उस तरीके से। एक डिफरेंट आउटलुक मिल रहा है। हाँ, ठीक, यस। फिर एट्थ से कौन सा हाउस है ये? 7th। हाँ, तो यहाँ से क्या देख सकते हैं हम?
It can also show your spouse. आपकी फैमिली का क्या है, मतलब स्टेटस इन द सोसाइटी. वो तो हमने 5th से लिया ना. बट हाँ, ओवरऑल आप पब्लिक इमेज जरूर ले सकते हो. इफ समबडी इज इन्वॉल्व्ड इन पब्लिक लाइफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फैमिली, तो आप उसके कॉन्टेक्स्ट में, इन लॉज के कॉन्टेक्स्ट में करके पब्लिक इमेज आप ले सकते हो. बट रेपुटेशन इन द सोसाइटी इज टू बी सीन फ्रॉम द 5th हाउस फॉर इन लॉज. सेवेंथ, ये एक तरीके से 8th हाउस क्या है 7th से? सेकंड. आप उससे लॉन्जिविटी मार्का कहते हो अपने स्पाउस के लिए. मार्का है भाई ये. खुद के लिए भी लॉन्जिविटी का हाउस हो जाता है एक तो वो. दूसरा मार्का हो जाता है फॉर पार्टनर, मार्का हाउस. अभी उससे 7th हो गया वो. तो जैसा कि लॉन्जिविटी बोला, तो यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हो डेथ ऑफ स्पाउस. और 9th हाउस से सेकंड क्या होगा? 6th हाउस. 6th हाउस. तो अपने डेट ऑफ हाँ? फादर की डेट ऑफ फादर. हाँ, डेट्स ऑफ फादर देख सकते हो. हेल्थ देख सकते हो. अगर कोई अपने गुरु के बारे में चार्ट देखना चाह रहा है तो 9th हाउस इज टू बी सीन फॉर द गुरुज एज वेल. तो गुरु से रिलेटेड चीजों को आप देख सकते हो उसमें 6th रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को यूज करके. गुरुज प्रारब्ध. गुरुज प्रारब्ध तो बेटर है. प्रारब्ध की जो थ्योरी है भाई, प्रारब्ध तो बेटर है आप किसी के चार्ट से डायरेक्ट देखें. ठीक है सर. क्योंकि प्रारब्ध इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक. अभी किसी के चार्ट में प्रारब्ध से रिलेटेड रूलिंग लॉर्ड ही वो बन गया जिसका कोई प्रारब्ध ही नहीं है, तो फिर उसको क्या बोलोगे? फादर के एनिमीज. हाँ, फादर के एनिमीज, राइट. और ये माइक प्लीज, जिनके अगर नहीं बात कर रहे हैं तो प्लीज साथ साथ ऑफ कर दिया करें. अब अपने अपने एंड से माइक ऑन करके बता सकते हो जब मैं अभी पूछूंगा. अब 10th से कौन सा हाउस है सेकंड? 5th सर. हाँ, तो 5th से क्या देखते हैं हम और 10th से क्या देखते हैं हम? 10th से फादर देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं. कैरियर से रिलेटेड अगर आप स्पेकुलेशन कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आप देख सकते हो. What could career speculation or इन्वेस्टमेंट जब आप स्किल सीखने के लिए एक नई चीजें आप ऐड ऑन कर रहे हो, जैसे कि आजकल शॉर्ट टर्म वो वीडियो कोर्सेज चल गए हैं, है ना. शॉ एकेडमी, अपग्रेड, वो कौन सा अपग्रेड करके है एक, है ना. ये सब चीजें जो आप करियर से स्पेसिफिकली चीजें कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर स्किल में इन्वेस्ट कर रहे हो. वो आप देख सकते हो. और 11th से कौन सा हाउस है ये सेकंड? फोर्थ. 11th से तो 4th है. हाँ, फोर्थ है. तो इससे क्या देख सकते हैं हम? सुख, आय का सुख, इनकम सुख. बड़े भाई का हैप्पीनेस ऑफ एल्डर बड़े ब्रदर्स. भाई का सुख, बड़े एल्डर को बॉन्स, राइट. ठीक है. साथ में आप देख सकते हो अपने अंकल एंड आंट्स का सुख, उनके असेट्स देख सकते हो. uncle and aunt specifically? आपके पिताजी के छोटे भाई बहन,
क्योंकि 11th हाउस उन 9 से थर्ड है। Whoever is not mute. कौन पोछा लगवा रहा है? अरे ठीक है, होता रहता है भाई। अब इसको देखो आप, 12th हाउस से कौन सा हाउस है ये? 11th थर्ड 12th हाउस से है। थर्ड। कौन सा सर? तो अभी हमने जो भी 12th से रिलेशनशिप्स देखी थी, उनकी आप जर्नीज देख सकते हो, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स देख सकते हो। 12th से हमने क्या क्या देखा था? इकान जी, आप एक बार बताएंगे हैप्पीनेस ऑफ एल्डर कोबॉर्न 11th से क्या था? 11th से सेकंड हाउस जो है, दैट इज द फोर्थ। जी। तो फोर्थ क्या है? फोर्थ असेट्स हैं, फोर्थ हैप्पीनेस है, फैमिली हैप्पीनेस। और सर ये साथ में इनकम का भी सुख देख सकते हैं कि इनकम कैसी हो सकती है। किसकी? इनकम से सुख है। हाँ, जैसे वो आप 11th देख का सकते हो। हाँ राइट, कि 11th आप का उसको इनकम एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो। क्योंकि वेल्थ तो बहुत लोगों के पास है, बट एंजॉय करने का टाइम नहीं है उनके पास। सही। वो फिर भी अर्न करने में ही लगे हुए हैं। एंजॉयमेंट ऑफ रनिंग इनकम। राइट। तो अभी 12th से कौन सा हाउस हुआ? ये थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस से आप शॉर्ट जर्नीज देख सकते हो, अपने ग्रैंड मदर की, अपने एनिमीज की, अगर सीक्रेट एनिमीज इफ यू नो देम। वैसे तो जहां नो कर लिया इफ यू नो देम, तो वो 6th हाउस बन गए। ठीक है। और अब आते हैं 4th हाउस पे। 4th हाउस से क्या क्या देख सकते हैं? अब थोड़ा सा बताओ। अब आप लोगों को थोड़ा एक जिस्ट मिल गया कि ये कैसे चल रहा है, तो शायद आप लोग अब इसको बेटरली अडेप्ट कर पाओगे रियलिस्टिक टाइम में। तो 4th हाउस से अब बताओ क्या क्या देखेंगे? मदर हो गया, सुख हो गया। नहीं, 4th अभी थर्ड करना है ना, थर्ड। ओके। हाँ थर्ड का बताओ। सर राइटिंग, कम्युनिकेशन। मैडम वो सब तो स्क्रीन पे लिखा है, वो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, वो सब जनरल है। मैं आपको एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, एक चार्ट से आप क्या क्या चीजें देख सकते हो, आपका होराइजन बढ़ा रहा हूँ मैं। थर्ड हाउस अपने सिबलिंग्स का हो गया, तो फिर उनका उनकी वेल्थ, इनकम ऑफ यंगर ब्रदर्स और सिस्टर्स। अब कैश। आप इस वाली क्लास के बाद आप लोगों के पास एक आउटलुक ऐसा होगा, जिस चीज की अगर आप रीडिंग दे देंगे अपने क्लाइंट को, तो वो आगे दोबारा से आपके पास ही आएगा। वो ये कहेगा कि भाई मेरे को ये चीजें पहले कभी किसी ने नहीं बताई, इस तरीके से किसी ने चीजें देखने की कोशिश भी नहीं करी। हाँ अब बताएं, थर्ड हाउस का क्या बोला? थर्ड हाउस से फोर्थ और सेकंड है, तो सिबलिंग्स की वेल्थ। हाँ राइट। आगे क्या ये सिबलिंग की स्पीच भी हो सकती है कि आपके भाई कैसे बात कर रहे हैं या बहन कैसी बात कर रही है छोटे, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का है, वेल्थ का है, तो उसके रिगार्डिंग सारे फीचर्स। हाँ वो ठीक है, बट अभी इसको एक एक करके चलाते हैं पहले, ठीक है। 4th से कौन सा हाउस है ये? मदर के लॉसेस। मदर के लॉसेस, राइट। और 5th से कौन सा हाउस है ये? 11th। बच्चों के इनकम। बच्चों के गेन्स। बच्चों के गेम्स। ऐसे ही जब वो 4th से 12th बन रहा है, भाई नॉइज बहुत है। जब वो 4th से 12th बन रहा है, तो आप अपनी मदर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन भी देख सकते हो। कोई अगर केस चल रहा है, जेल टर्म देख सकते हो कि कहीं केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रही। जैसे फॉर एग्जांपल सुधा भारद्वाज अभी जेल में थी बॉम्बे की, तो वो भी किसी की मदर है ना, तो उस तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट देख सकते हो। 12th हाउस के सिग्निफिकेशंस को मदर के कॉन्टेक्स्ट में ले आओ, 11th हाउस के सिग्निफिकेशंस को चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट में ले आओ, 5th हाउस से जब हम देखेंगे।
तो जैसा कि अभी किसी ने बोला गेन्स ऑफ चिल्ड्रन, है ना, और साथ में 6th हाउस से क्या होगा ये? अपने को अनम्यूट करके बोलना है। 6 से उसी 10 10th हाउस, 10th हाँ। हाउस तो एनिमीज का क्या स्टेटस है? या मैटरनल आर्ट्स, मैटरनल अंकल अंकल एंड का। आर्ट्स का क्या क्या स्टेटस है? कोई जैसे अगर किसी का चार्ट आपके पास आया तो आप ये देख के बता सकते हो कि उसको उसकी जैसे कुछ बच्चों को आप देखते होंगे वो ननिहाल में ज्यादा प्रॉस्पर करते हैं, ननिहाल से ज्यादा प्यार मिला, ननिहाल में परवरिश ज्यादा हुई, है ना, फॉर एनी रीजंस। तो वो आप देख सकते हो इस तरीके से कि वो एक्चुअली में उसको अपनी इमीडिएट फैमिली से चीजें मिल रही हैं या ननिहाल की वजह से बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। अगर इन लॉ ये मेटरनल पेरेंट्स या मेटरनल साइड प्रॉस्पर है ज्यादा, प्रॉस्पेरस है ज्यादा, तो ऑब्वियसली उसको वहां से चीजें मिलेंगी इफ एवरीथिंग इज गुड। तो इस कॉन्टेक्स्ट को आप देख सकते हो। 7th से कौन सा हाउस होगा? सेवन से कौन सा हाउस होगा? 9th। तो 7 से हम क्या क्या देख रहे थे? फादर ऑफ स्पाउस, पार्टनर्स। हाँ, स्पाउस का स्पाउस के फादर, स्पाउस का ओवरऑल फॉर्चून, भाग्य, स्पाउस का स्पाउस की जर्नीज, लॉन्ग जर्नीज। एट्थ से कौन सा हाउस है ये? 8th। 8th से 8th। तो सबसे पहले तो ये मार का बन जाता है भाई, एक भावत भावम की थ्योरी लगा के अपने लिए मार का बन जाता है ये इंडिविजुअल के लिए। फादर इन लॉ का क्या बोला था कान जी? फादर इन लॉ इंडिविजुअली आप फादर इन लॉ को देख सकते हो ओवरऑल, बिकॉज इट इज द 3rd हाउस से, बिकॉज इट इज द 9th फ्रॉम द 7th। अच्छा, ये सामने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये अपने एंड पे लिख लीजिएगा क्योंकि शायद इस चीज में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी इस वजह से। फादर इन लॉज वेल्थ है, हाँ, स्क्रीन पे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो लिखा है, रेल, एयर, शिपिंग, ये 3rd हाउस से आएंगे। अभी 8th से 8th हुआ तो क्या बनेगा ये? मारक। आप मारक तो बनेगा, साथ में आप इसको ये देख सकते हो, जैसे 8th हाउस क्या है किसी के लिए भी, एक ऑब्स्टेकल का हाउस है ना, जी। जहाँ पे मेन प्रॉब्लम आ जाती है जो एक तरीके से अननोन होती हैं। जी। End of all those problems is to be seen from the 3rd house. ओके। what you're trying to say is end of all the obstacles. हाँ, जो एक अननोन ऑब्स्टेकल्स होते हैं, पता नहीं चलता है कहाँ से क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, है ना, दशा अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, बट फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। तो 3rd हाउस में अगर एक बेनिफिक प्लैनेट आ जाए तो चीजें बेटर हो जाएंगी। Also it shows longevity, मतलब of the self, the person जिसकी चार्ट है। वो अभी डिस्कस किया ना, मार का हाउस बन जाता है वो, क्योंकि 8th से 8th है, लॉन्जिविटी का एंड। अच्छा, वैसे जब मार्क की बात करते हैं तो 2nd हाउस
और 7th हाउस में से कौन सा हाउस प्रोमिनेंट है? सेकंड। एक मिनट रुकना, आप रुकें और बताएं, और कोई बताएं जी, सेकंड या 7th? सेकंड और सेवंथ को ही मारक बोलते हैं ना। नहीं, मारक दोनों को बोलते हैं, बट इन दोनों में से हाँ। प्राइमरीली कौन सा है? आठवें का तो लाइफ, एंड वो ऑफ एंड लाइफ है, एंड ऑफ लाइफ है। हाँ। बट सेकंड और 7th में से प्रोमिनेंट Second. मार्का कौन सा है? सेवंथ ही प्रोमिनेंट है। अभी किसी और ने सेकंड बोला? सेकंड सर। हाँ जी, सेकंड है। नुपुर जी आप बताएं सेकंड क्यों है? बिकॉज इट्स 8th and 7th। नो, हाँ, इट इज एक्चुअली ये 8 से 7th हो गया ना मार्क। 8th from 7th। नहीं, 8th फ्रॉम 7th नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि सेवंथ फ्रॉम 8। 7th फ्रॉम द 8th। तो लॉन्जिविटी का जो एक्चुअल में मार्क बनेगा वो सेकंड बनेगा। 8th से आप अपनी लॉन्जिविटी देखते हो, तो लॉन्जिविटी का जो एंडिंग है वो उसका 7th हो गया। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ कंप्लीशन फॉर एनीथिंग। कहीं से भी 7th लोगे तो वहां पे चीजें पूर्ण हो जाती हैं। ये मैं आपको आगे की क्लासेस में समझा दूंगा कि कैसे और क्यों। इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मेरे को सुंदरम सर ने ये चीज सिखाई थी कि 7th एक जो ह्यूमन सोल है, इट टेक्स 49 बर्थ्स, 7 into 7, और 7th इज कंप्लीशन ऑफ एवरीथिंग। जहां पे आप आके पूर्ण हो जाते हो। आपका सोसाइटी, क्योंकि पब्लिक इमेज भी 7th है, तो आपका जब आपकी डेथ होती है एक तरीके से, तो पब्लिकली आप डिस्कनेक्ट हो गए। तो एवरी ह्यूमन बीइंग, सबको 49 बर्थ लेने ही लेने हैं? हाँ जी, लेने ही लेने हैं। ओह, तो किसी का पहले भी तो मोक्ष हो सकता है, मतलब ही डजंट टेक रीबर्थ। नहीं, ये नाड़ी में 49 बर्थ्स का डिक्टेशन है, तो पहले हो सकता है। उसके लिए तो फिर देखो उसमें क्या आता है, एक थ्योरी, कर्मा थ्योरी में आता है कि वहां पे आपको एक गुरु चाहिए। अ गुरु कैन कट थ्रू योर कर्मास इवन बिफोर योर मल्टीपल बर्थ्स। तो उसके लिए 9th हाउस प्रोमिनेंट चाहिए। और आगे की क्लासेस में हम कुछ चीजें, कुछ डिस्कशंस पास्ट लाइफ पे भी करेंगे। पास्ट लाइफ कैसे देखते हो, पास्ट लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या मिल रहे हैं इस लाइफ में, कैसे आप उनको रिजॉल्व कर सकते हो, वो चीजें भी हम करेंगे, बट वो लेटर ऑन क्लासेस में आएगा। मोक्ष मिला कि नहीं मिला, है ना? अगर मोक्ष की थ्योरी है, वैसे तो जो मोक्ष की थ्योरी है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दी गई है। मोक्ष में मैं एक डिफरेंट आउटलुक दूंगा जो मैंने सुंदरम सर से ही सीखा था, बट अगेन वो लेटर ऑन करेंगे। सुंदरम सर के बारे में यहाँ ऑलरेडी कोई जानता है पहले से, नहीं एक्सेप्ट दोज हु न्यू मी वेल बिफोर दिस क्लास? नहीं, हम तो आपको भी नहीं जानते थे। नहीं, वो ठीक है, बट सुंदरम सर को कोई जानता था नहीं पहले? नहीं 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 नहीं, नाम Okay. सुना हुआ। ओके, और कोई बताएं जी, कोई किसी और ने नाम सुना, कोई जानते थे? I heard about him and I heard him also and I had his books also. अच्छा, इनसाइट्स इन नाड़ी। Yeah, correct. ओके, गुड। और आप लोगों में से आई कास्ट से है कोई? आई हैव डन फ्रॉम आईकास्ट। आईकास्ट कहाँ से? गाजियाबाद एंड दिल्ली। तो आप ने तो शायद मिले हो सकते हैं आप सुंदरम सर से, क्योंकि वो आए हैं यहाँ पे नोएडा, दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स में, तो आईकास्ट में। आई डोंट रिमेम्बर, बहुत साल हो गए मेरे को। हाँ, उन्होंने तो मैडम 40 साल पढ़ाया है। तो साउथ में आई वाज तो अंडर रंगाचार्य जी स्वामी जी। इरंगती रंगाचार्य।
रंगाचार्य जी, आई नो। इरंगति रंगाचार्य का नाम कह रहे हैं क्या? आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट द इरंगति, बट आई नो रंगाचार्य जी। ओके, अगर वो वही हैं तो एक सेकेंड। अगर वो वही हैं तो वो उनके काफी क्लोज फ्रेंड रहे हैं। इरंगति रंगाचार्य, ये जो भी आप रंगाचार्य बता रहे हैं, जैमिनी पढ़ाते हैं क्या? I don't know that, but I've done my ICAS from him, under him. Okay, but okay, everything, ठीक है। all the subjects. हाँ, ठीक है। सुंदरम सर CS पटेल जी के काफी क्लोज एसोसिएशन में रहे हैं। CS पटेल जी का तो नाम आप लोगों ने शायद पहले सुना होगा, अच्छी तरह और से सुना है ना? हाँ, उनके काफी क्लोज एसोसिएशन में रहे हैं सुंदरम सर, और CS पटेल जी ने एक साथ रिसर्च करी है, दोनों ने बुक्स में कंट्रीब्यूशन एक साथ किया है, बट बुक्स पब्लिश हुई हैं CS पटेल जी के नाम से। और CS पटेल जी के जाने के बाद भी, और CS पटेल जी की जो कुछ बुक्स हैं, नाड़ी नवांशा, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, और नवांशा, आरूढ़ा, और अष्टक वर्गा, वो काफी पहले पब्लिश हुई थी, बट उसके बाद की जो रिसर्च है जो सुंदरम सर और CS पटेल जी ने साथ में करी थी, वो पब्लिश नहीं हो पाई। तो कुछ टीचिंग्स सुंदरम सर ने मेरे बैच के साथ शेयर करी थी, उनमें से जैसे अष्टक वर्गा के ऊपर उन्होंने कुछ चीजें हमें बताई थी अलग। सर आप ये ग्रुप शुरू करोगे नाड़ी नवांशा वाला? मैडम, नाड़ी नवांशा तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। नाड़ी तो मैं जरूर पढ़ा सकता हूँ, बट नाड़ी नवांशा मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सर जो नवांशा से प्रेडिक्शन करते हैं वो हाँ, CS पटेल। कुछ वो मेरा वो पता है मेरे को, बट वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, ठीक है। और उसमें से कुछ चीजें मैं जब नाड़ी पढ़ाऊंगा तो कुछ चीजें क्योंकि कॉमन है जो सुंदरम सर ने बताई, जो CS पटेल जी के पास भी थी, बट वो पब्लिश नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ। CS पटेल जी की एज और हेल्थ की वजह से वो आगे पब्लिश नहीं हो पाई, बट स्टिल वो कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर सकता हूँ। कुछ चीजें मैं बीच बीच में भी शेयर करता रहूंगा, बट 100% नाड़ी की टीचिंग्स मैं अभी नहीं दूंगा इस क्लास में। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वो भी पाराशरी, इसी के ऊपर ही बेसिस है ये क्लास। ठीक 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 ठीक। अभी अब आप बताएं कौन सा हाउस कर रहे थे हम? थर्ड। अभी 8th हो गया, एंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स। हाँ, तो 9th से 3rd कौन सा हुआ? 6th। सब 9 से 7th हो गया। 9th से 7th, तो 9th से 7th। हाँ, आपके पिताजी की पब्लिक इमेज, है ना? पिताजी के लिए वो मार्क बन जाएगा एक तो वो हाउस। अच्छा, हम 9th से फादर देखते हैं या 10th से फादर देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग 10th से भी देखते हैं। दुविधा है जी। चलो आज सर इस दोनों दुविधा से ही को देखा जाता है कहीं, मतलब हाँ, समझ तो नहीं वो आता। क्या रीजन है? एकांत, हम 9 से फादर का फिजिकल प्रेजेंस देखेंगे और उनका अफेक्शन देखेंगे, और स्टेटस हम 10th हाउस से देखेंगे फादर का। I think KP takes 9th house for father. 9th is to be seen for father, 10th हाउस नहीं है, पर वो क्यों है? क्योंकि second to 9th is 10th, his income, his cash flow. एक्चुअली 9th थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगेगा। 9th इज योर फादर, बायोलॉजिकल फादर, 10th इज योर ब्रदर्स हस्बैंड। और एक थ्योरी ये है कि फादर हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं, तो वी ट्रीट हिम एज गुरु, फर्स्ट गुरु, तो इसलिए भी हम 9th हाउस लेते हैं उसके लिए। ओके, ठीक है। सर मदर का 4th हाउस है तो फादर का 10th होना चाहिए, मतलब 7th हो अगर है तो, मतलब। हाँ, अच्छा, अभी एक और चीज बताएं, मैं बिफोर ये इस चीज को रिजॉल्व करूं आप लोगों के सामने।
कि भाई ये एक्चुअल में क्यों है। जो नरेंद्र जी आपने दिया ना एक्सप्लेनेशन, जी हाँ ये ठीक है, आपका एक्सप्लेनेशन अच्छे हैं, इसी को ही मैं आगे थोड़ा सा और बेटर वे में बताने की कोशिश करूंगा। बट मुझे पहले आप लोग ये बताएं, रूना प्लीज यू डू नॉट स्पीक, अभी मत बोलना। आप लोग ये बताएं प्रारब्ध कौन से हाउस से देखते हैं? 9th प्रारब्ध, व्हाट फिफ्थ इज हाउस, प्रारब्ध? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से क्यों? ये तो नहीं पता। पास्ट कर्मा। हाँ पास्ट कर्मा तो वो है ना। हाँ तो फिफ्थ हाउस से ही हो गया ना सर, पास्ट कर्मा इज योर प्रारब्ध। हाँ पास्ट कर्मा इज योर प्रारब्ध, मैं वही पूछ रहा हूँ, तो वो पास्ट का कर्मा कैसे हुआ? 9th to 9th। 5th to 5th सर, 9th। 5th to 5th। अच्छा चलो मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देता हूँ। 5th इज योर पूर्व पुण्य, नॉट प्रारब्ध। पूर्व जन्म के पुण्य कर्म आप एक तरीके से देख सकते हो, बट इट इज नॉट योर प्रारब्ध, बिकॉज इट इज द 9th फ्रॉम द 9th। प्रारब्ध is to be seen from the 6th house। क्योंकि सर एक क्वेश्चन था छोटा सा, ये प्रारब्ध वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? जो भी आप इस बर्थ के लिए प्रीवियस जितने भी आपके बर्थ हुए एक होलिस्टिकली, उसका एक छोटा पार्ट आप लेके आते हो इस लाइफ में भोगने के लिए, जिसके बेसिस पे आपको, डेस्टिनी। हाँ डेस्टिनी कह सकते हो, क्योंकि प्रारब्धा में, लेकिन प्रारब्धा में बहुत सारे तरीके के कर्माज हो जाते हैं, तो उनका भी सेग्रीगेशन है, जैसे संचित कर्मा, नित्य कर्मा, दृढ़ कर्मा, अदृढ़ कर्मा, ये जो थ्योरी है इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस का रोल प्ले आ जाता है। बट ओवरऑल जो प्रारब्ध है दैट इज टू बी सीन फ्रॉम द 6th हाउस ओवरऑल, एंड मर्करी हैज नो प्रारब्ध। नाइन्थ से 10th हाउस है वो, तो 9th अगर आपका पास्ट लाइफ है, प्रीवियस बर्थ है, उसका कर्म भाव बिकम्स द 6th हाउस। समझ में आया ये वाला? जी नहीं। हाँ समझ आ गई। 9th हाउस से जो 6th, जो आपका 6th हाउस है, इट इज द 10th फ्रॉम योर 9th। करेक्ट, वो तो है। 9th हाउस, 10th हाउस आपका कर्म स्थान होता है ना, कर्म भाव। यस, 10th इज कर्मा भाव। तो 9th इज योर प्रीवियस लाइफ, प्रीवियस बर्थ। अब उससे 10th कौन सा होगा? उसका 10th, दैट इज योर 6th हाउस। तो प्रीवियस बर्थ का जो भी कर्मा हाउस है, कर्मा एक्यूमुलेशन है, दैट इज योर 6th हाउस। अभी समझ आया? हाँ जी। और इसी में एक नोट अपने एंड पे लिख लें, मरकरी हैज नो प्रारब्ध। तो जो 6th का रूलिंग लॉर्ड कहीं पे भी जाएगा, उसके बेसिस पे आप प्रारब्ध डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं अभी उसमें इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, बट एक आपको लॉजिक दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी 9th वाली बात पे आना चाह रहा था। 1 second एकांत, why Mercury has no प्रारब्ध? मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अभी उसमें इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 9th के एक एक्सप्लेनेशन के लिए ये चीज मैंने बताई है। इसको बाद में कवर करेंगे, व्हाई मरकरी हैज नो प्रारब्ध। बट जो मैं आपको 6th हाउस पे लेके आ रहा था, 6th हाउस इज योर प्रारब्ध। सेम वे your father, my father, everybody's father is the prarabdha of our mother। 4th से 6th हाउस कौन सा है? थर्ड। 4th से 6th नहीं, 9th सर। 4th से 6th हाउसेस चले आगे। 9th आएगा। 9 So our father becomes the prarabdha of our mother। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, इसलिए 9th हाउस है। जो 10th हाउस है, इट इज फॉर द हेड ऑफ द फैमिली, whosoever it may be।
समझ में आया ये वाला? नहीं क्लियर नहीं हुआ। आप जो एक तरीके Concept. से एक जो यूनियन है, एक जो मैरिज है, एक अलायंस है, यू टेक बर्थ फ्रॉम योर मदर और आई टुक बर्थ फ्रॉम माय मदर बिकॉज आई हैव अ प्रारब्ध एसोसिएटेड विद हर, यू हैव अ प्रारब्ध एसोसिएटेड विद योर मदर, ठीक है? सेम वे माय फादर हैज अ प्रारब्ध एसोसिएटेड विद माय मदर, माय मदर हैज अ प्रारब्ध एसोसिएटेड विद माय फादर। ऐसे ही आप सबके केस में है। तो मदर का जो प्रारब्ध है दैट इज टू बी सीन फ्रॉम द मदर किस हाउस से देख रहे हैं, वहां से 6th, दैट इज द 9th हाउस। अभी जैसे कि नरेंद्र जी ने एक चीज बोला, बायोलॉजिकल फादर, तो बायोलॉजिकल फादर इट मींस माय मदर शुड हैव अ प्रारब्ध विद माय फादर, जो कि बायोलॉजिकल हो। बट अगर मैं सपोज करिए कि मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में किसी और के, जिसके किसी के स्टेप फादर है, स्टेप मदर है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो अगर स्टेप फादर है किसी का, दैट इज टू बी सीन फ्रॉम द 10th हाउस। नरेंद्र जी ने बिल्कुल सही बोला था वो, कि बायोलॉजिकल फादर इज फ्रॉम द 9th एंड स्टेप फादर या जो भी हेड ऑफ द फैमिली है वो 10th हाउस। क्योंकि बायोलॉजिकल जहां पे एक टर्म यूज हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रारब्ध। So Ekant ji, similarly we could take stepmother from 6th house. स्टेप मदर फ्रॉम 6th हाउस कैसे? 9 से 6 लेना रहेगा ना मैम आपको। नहीं 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 9 से 10th नहीं, जाएगा वो। मदर का प्रारब्ध है, दैट इज व्हाई शी कंसीव्ड और शी कंसीव्स। एक मेल पर्सन तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है बट स्टिल मैं एक चीज बोल रहा हूँ, अ मेल पर्सन कैन कॉपुलेट विद n नंबर ऑफ वुमेन, है ना, जो हमारी सोसाइटी में जिस तरीके का पहले से एक ट्रेडिशन रहा। अभी ठीक है लॉज बन गए, हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बट स्टिल जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर के बारे में जाते हैं, तो जो इंडियन सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखेंगे तो अ मेल पर्सन कैन इज free to have a relationship with n number of women, but woman is not. तो वुमन का प्रारब्ध देखा जा रहा है, नॉट ऑफ द फादर। ये आया समझ में? अभी नहीं आया? जी। फादर का प्रारब्ध यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं, हम मदर का प्रारब्ध देख रहे हैं, बिकॉज शी हैड अ प्रारब्ध फ्रॉम एक्स पर्सन, दैट इज व्हाई शी कंसीव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, नॉट फ्रॉम एनी अदर। ये थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगेगा, आगे आगे जैसे चलेंगे तो आपको चीजें बेटर एडेप्ट कर पाओगे, बेटर समझ पाओगे। बट चलिए अब नेक्स्ट हाउस पे आते हैं, 4th हाउस पे। 4th हाउस कहाँ से 12th है? 5th से। तो इससे क्या देख सकते हैं हम? बच्चों का नुकसान। नहीं अभी एक सेकंड, अभी हम 9th 10th पे आए थे, 11th किस पे आए थे? अभी हमने कर लिया क्या 3rd हाउस पूरा? नहीं, कहाँ तक किया है? 10th हाउस पे आए थे। 10th हाउस पे आए थे, ओके। तो 11th से कौन सा है? 11 से 3rd विल बी 5th। ठीक है, अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो अपने जो आपके एल्डर भाई हैं उनके चिल्ड्रन देख सकते हो आप, साथ में उनकी इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, स्पेकुलेशन देख सकते हो आप, अपने जो अंकल एंड आंट्स हैं उनके स्पेकुलेशन, उनके चिल्ड्रन देख सकते हो।
3rd से 6 हम 10th की बात कर रहे हैं ना? 11th की 10th तो किया ना, नहीं किया? Third भाव मैम, third we are in reference to 11th house. हाँ, हमने 10th का किया, नहीं किया? नहीं, 10th नहीं हुआ अभी। ओके, 10th तो नहीं हुआ, 11th हो गया। ओके, तो 10th के लिए आप देखो, 10th से हम क्या देखते हैं? बिजनेस कर्म। हाँ, अभी आप ओवरऑल उससे अपना करियर देखते हो, ठीक है, प्रोफेशन देखते हो। अभी प्रोफेशनल रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, ओवरऑल एक डिस्प्यूट आप 6th हाउस से देख रहे हो, बट स्पेसिफिकली जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही है एक वर्क प्लेस पे, आपको किसी चीज में जैसे इंक्वायरी बैठ जाती है। फॉर एग्जांपल, कई जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट कई बार इंक्वायरी हो जाती है ना, चार्जेस लग जाते हैं, तो वो आप 3rd हाउस से देख सकते हो, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली प्रोफेशन रिलेटेड है, कि आपने किसी को बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, किसी का आपने काम नहीं किया था, फाइल पास नहीं करी, उस वजह से एक, या किसी ने आप पे चार्जेस फ्रेम कर दिया नेसेसरीली एलिगेशन लगा के। तो लिटिगेशंस एट योर वर्क प्लेस और कॉन्स्पिरेसीज आप कह सकते हो आपके अगेंस्ट, जो हिडन कॉन्स्पिरेसीज हैं, आपके एनिमीज एट योर वर्क प्लेस। थर्ड हाउस से रिलेटेड जब भी दशा चलेगी, करियर में प्रॉब्लम्स आएंगी। ये रूल तो शायद आप सभी को पता होगा वैसे, क्योंकि इट इज द 6th फ्रॉम द 10th। तो 3rd हाउस का जो लॉर्ड है उसके अंतर्दशा आएगी तो भी होगी। हाँ, बट अगर वो वेल प्लेस्ड है और बेनिफिक्स से एस्पेक्टेड है, तब वो शायद आपको ट्रबल महसूस ना भी हो, यानी कि आएगी और चली जाएगी, कि 2 दिन के लिए परेशानी हुई, चली गई। कैसे? ठीक है, अब 11th हम कर चुके, 12th से बताएं, 12th से 3rd क्या है? 4th। हाँ, 4th। तो क्या हुआ ये? ग्रैंड मदर की कोई प्रॉपर्टीज है, वो आप देख सकते हो, ओवरऑल एसेट्स, है ना। और ये फर्स्ट हाउस से कौन सा हाउस हुआ? 3rd, 11वां हो गया ना। हाँ, 3rd से फर्स्ट कौन सा हुआ? 11वां, राइट, 11वां। हाँ, तो कोबॉर्न के जो यंगर कोबॉर्न्स हैं उनके गेन्स हो गए। नहीं, हम ये कर चुके भाई, पहले 3rd से 11th। हम अभी कौन सा किया हमने? 12th से 3rd। ये हमारा हो गया। 4th। ये नहीं, हाँ, 3rd हाउस तो ओवरऑल हम ले चुके। फर्स्ट से 3rd इज 3rd, तो जो भी 3rd के सिग्निफिकेशन है इंडिविजुअल के लिए वो आ जाएंगे, बट सेकंड से। So what we are trying to say that if there is a malefic in the first house, then मतलब अब जैसे ग्रैंडमदर की प्रॉपर्टीज है, हाँ, सपोज 12th में मेलेफिक है, हाँ, सपोज 2 मेलेफिक्स मार्स सैटर्न आ गए, तो या 3rd हाउस में मेलेफिक है, मार्स सैटर्न आ गए, तो व्हाट डज इट स्पेसिफाई फ्रॉम, मतलब क्या मतलब हुआ फॉर ग्रैंडमदर? हाँ, फॉर ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडमदर से रिलेटेड अगर लेट्स से जैसे किसी की अगर फॉर एग्जांपल इन्वॉल्व है प्रोफेशनली, तो वो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स दे सकता है, बिकॉज इट विल इन्फ्लुएंस द 10th एज वेल। ठीक है, और असेट्स अगर कुछ हैं, असेट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो सकता है, चेस्ट से रिलेटेड एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है। एकांत, ये आप किसका बता रहे हैं? ग्रैंडमदर का।
नहीं, ये ट्रांजिट नहीं, what we are saying that if there are two malefics, Mars and Saturn in third, then what does it signify for the grandmother? So grandmother, since grandmother is coming from 12th, तो 12th से 4th है. हाँ. Okay, transiting. तो dispute in properties, grandmother's properties. हाँ. अगर सपोज करो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, ठीक है, तो वहां पे टेनेंट कुछ प्रॉब्लम कर सकता है. And if suppose बेनिफिक है वहां पे थर्ड हाउस में, सपोज वीनस है, ठीक है, तो दैट मींस एवरीथिंग विल बी स्मूथ. नहीं, वीनस होने से स्मूथ नहीं कहोगे. रीजन बीइंग, आपको जब 12th हाउस से आप चीजें देख रहे हो तो वीनस उसके लिए उस 12th हाउस से इज इट ऑस्पिशियस और नॉट. अभी सपोज करिए 12th के कॉन्टेक्स्ट को, अगर हम 12th को लगना बनाएंगे और वीनस वहां पे एक इनऑस्पिशियस हाउस का प्लैनेट बन जाता है, इवन देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. अच्छा, मतलब इट इज नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ नेचुरल मेलेफिक्स, वी आर टॉकिंग ऑफ फंक्शनल मेलेफिक्स. हाँ, नेचुरल मेलेफिक्स की तो बात कर ही रहे हैं, बट अगर वो फंक्शनल भी बेनिफिक्स, इफ दे आर फंक्शनली मेलेफिक, देन दे विल आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम. ठीक है ना. अभी सपोज करिए थर्ड हाउस में लेट्स से मार्स की लॉर्डशिप है या सैटर्न की लॉर्डशिप है. इफ दैट कम्स टू द थर्ड हाउस इन ट्रांजिट, तो वो घर से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, वो वहां पे ग्रैंड मदर का जो एक तरीके से उनका होल्ड बना देगा उस डिस्प्यूट में, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. She will overcome the dispute in a good way. अच्छा, मतलब अगर मेलेफिक ट्रांजिट होता है, मतलब जैसे मार्स सैटर्न है और सैटर्न का ट्रांजिट हो गया. नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा अगर उसकी लॉर्डशिप है थर्ड हाउस में. अच्छा, लॉर्डशिप है थर्ड हाउस, ठीक है, और फिर वो ट्रांजिट कर जाए. अच्छा, तो अच्छा, क्योंकि रूलिंग लॉर्ड अपने हाउस में आ गया ना इन ट्रांजिट. हाँ, तो वो तो वहां उसको स्ट्रेंथ देगा. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर मेलेफिक है या बेनिफिक है इन थर्ड हाउस, it will give strength and try to resolve the issue. हाँ. So if Mars is lord of third and Mars transits third, then हाँ, तो वो वहां पे एक कमांडिंग पोजीशन दे देगा ग्रैंड मदर को. If there is a dispute related to properties. ठीक है ना. ये आपको शायद, मतलब मैं इन जनरल बोल रहा हूँ पूरी क्लास के लिए, कि शायद आप लोगों को ये थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स लग रहा होगा अभी कि भाई ये इतना दूर का हम क्यों देख रहे हैं. बट देयर कुड बी अ सिनेरियो जहाँ पे मेरे सामने तो ये चीजें हुई हैं रियल टाइम में, जहाँ पे बच्चे की कुंडली देख के बोला गया है कि अब हमें अपने बारे में बता दो, हमारे बारे में बता दो, क्योंकि हमारे पास अपने चार्ट्स नहीं है ना. इस तरीके से चीजें पूछी गई हैं. तो ये आपको रियल टाइम कंसल्टेशन में काफी हेल्प करेगा ये आउटलुक. और जो मेरा लास्ट क्लास से भी एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि बहुत बार जब स्पॉन्टेनियस एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, पूछा जाता है, तो कई बार एस्ट्रोलॉजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये देखेंगे कहाँ से, है ना. फिर वो रैंडमली एक वेग सा आंसर दे देते हैं कि ये सब बढ़िया है या सब ऐसा हो जाएगा. बेसिकली शुरू से ही थिंकिंग जो है वो उस टाइप की रहनी चाहिए ताकि क्विकली हो जाए. हाँ, तो ये चीजें कराने का, कवर करने का मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि आप लोगों को एक ब्रॉडर आउटलुक दे दूं जिससे कि आपका होराइजन बहुत बढ़ जाए. So, Ikanji, I have a question. हाँ जी. Supposing आपने बोला मार्स की लॉर्डशिप होगी थर्ड पे और वो थर्ड पे आ जाए तो it will help to resolve the problem. Now, supposing the Lagna Lord is Saturn, for example, Saturn is a malefic otherwise. Now, if the Lagna Lord comes to the third house and it is Saturn,
will it help to resolve or will it further give a malefic effect? ये लग्ना लॉर्ड आप किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो? यानी कि यहाँ पे अगर हम ग्रैंड मदर की बात करें तो आप क्या सैटर्न को 12th लॉर्ड बोल रहे हो? No, I'm saying Saturn is her Lagna Lord. And Saturn is transiting over the 3rd house. So will Saturn help to resolve the issue or will Saturn behave as a malefic? Saturn will behave as a malefic here. उसका मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ जो मैंने सीखा है एस्ट्रोलॉजी में. For any planet, we should try and decipher the planet into 3 ways. First, आप malefic planet को और benefic planet को just consider them as a planet. Okay. सेकंड आएगा वो रूलिंग लॉर्ड कहाँ का है. थर्ड आएगा वो कारका किस चीज का है. तो ऑलवेज आप ब्रेक डाउन करिए 3 चीजों में. प्लैनेट एज अ प्लैनेट, प्लैनेट एज अ रूलिंग लॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस, थर्ड कारका ऑफ दोज रिलेशनशिप्स और सिग्निफिकेशंस जो भी उसकी हैं, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप देखना चाह रहे हो. जैसे अगर आप व्हीकल की बात करोगे तो आप मून और वीनस देख सकते हो. कारका 4th लॉर्ड कारका हो जाएगा, वो 4th लॉर्ड सिग्निफिकेटर बन जाएगा भावेश, भाव कारका, भाव भावेश वाला. फिर मून वीनस कारकाज हो गए फॉर व्हीकल. मून क्यों है कारका व्हीकल का, कोई बताएगा? व्हाई मून is used for travel. Moon is significator for travel because it's faster moving. Faster moving, right? Or moon is a significator of travel. ये किसने बोला? I said it's Geeta. हाँ, it represents traveling क्योंकि ये faster moving planet है ना. It does not stay in a particular house for longer than 2.25 days. इसलिए मून और 4th हाउस का नेचुरल जोडियक में 4th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है जहां से आप व्हीकल देखते हो. 4th हाउस का कारका भी है वो. बट इन जनरल जो मेरा एक्सपीरियंस है, लोग मून को छोड़ के वीनस को ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, विच इज रॉन्ग. आप मून को भी उतना ही प्रायोरिटी दें जब आप व्हीकल के कॉन्टेक्स्ट में चार्ट देख रहे हो या प्रेडिक्शन देना चाह रहे हो. So you will not always consider the Lagna Lord to be benefic. You have to divide it into these 3 parts and then decide. हाँ, अभी लग्ना लॉर्ड अगर 3rd हाउस में चला गया तो आपको तो पीड़ा हो जाएगी ना वहां पे, क्योंकि लग्ना लॉर्ड हैज गॉन टू द बैड हाउस. 3rd हाउस इज नॉट ऑस्पिशियस हाउस. त्रिक हाउस नहीं है बट नॉट ऑस्पिशियस. एकांत जी, हाँ, in BPHS it is written it's a very good placement for Lagna Lord in the 3rd house. It gives dhan, dhanya, samriddhi, prosperity, luxuries. वो ठीक है. मैं आपको दूसरा कॉन्टेक्स्ट दे रहा था कि 3rd हाउस इज नॉट अ गुड हाउस टू बी फॉर any lord placement in the 3rd house is not appreciated. 3rd हाउस में debilitated planets are appreciated. Okay sir. Any उपचय भाव, if it is occupied by a debilitated planet, gives extremely auspicious Raj Yoga. Yes, this was taught by Rao sir also. It is given in the BPHS. So what about debilitated planet in the 8th house? ये थोड़ा सा problematic भी है, but जो मेरा यहाँ पे observation है, it generally gives good results. लेकिन लॉन्जिविटी को अफेक्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फीचर्स. यानी कि उस पे एस्पेक्ट किसका है किसका नहीं है, वो एक इसमें एक रीजन बन सकता है. ओवरऑल जो मैंने देखा है, क्योंकि बैड प्लैनेट्स इन बैड हाउसेस, यानी कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, व्हेन इट गोज टू द बैड हाउस इट बिकम्स ऑस्पिशियस. ओके. बट 8th हाउस क्योंकि लॉन्जिविटी का है और वहां पे एक प्लैनेट डाउनफॉल पे है, इट में अफेक्ट द लॉन्जिविटी एज वेल. Ekant, may I say something? हाँ. I think in the 8th house, if there are benefics, it's very good for materialistic wealth. But yes, if that
very planet gets debilitated, it will give materialistic wealth, but it could also create longevity issues or health issues. ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कौन सा हाउस रह गया? सेकंड, ये थर्ड हाउस जो है, सेकंड हाउस से कौन सा है? दूसरा। हाँ, तो इससे क्या देख सकते हैं हम? ओवरऑल वेल्थ ऑफ द फैमिली। एक जगह फैमिली देखी, एक जगह अपनी वेल्थ देखी सेकंड हाउस से, और फैमिली देखी। अब ये ओवरऑल वेल्थ ऑफ द फैमिली, ये कहते हैं ना रिच फैमिली से है, फैमिली के पास एसेट्स काफी ज्यादा हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बहुत अच्छा है। Are we specifically talking about the second house, Ekant ji? We are talking about the third house with reference to the second house. सेम वे में 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, तो इसी तरीके से हम और हाउसेस को देखते हैं। फिलहाल 1 बज गया, तो इट्स बीन 2 आवर्स। तो आप लोग अगर ये चाहोगे, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, इफ यू वांट दिस टू बी कंटिन्यूड, तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये चीजें आगे और हाउसेस पे लेके चलूंगा। अगर नहीं चाहोगे, इफ यू थिंक यू डू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज और अब आपको आ गया कॉन्सेप्ट समझ में, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। सो इट्स अप टू यू whether you want this to be continued or you want other topic to be introduced in the next class. Please, I think it is better. It is better to continue with this, because you see, individually we may have one perspective, but collectively we get the different perspectives. Right. सर इसकी कोई पीडीएफ वगैरह नहीं है क्या? It will be helpful. It will be a good revision also. Okay. विशाल जी, पीडीएफ तो मैं आपको, वैसे मेरे पास तो नहीं है, बट मैं नोट मेकिंग बना के दे सकता हूं, बट मैं वो देना नहीं चाहूंगा, और मैंने लास्ट क्लास में भी नहीं दी। रीजन क्या है? पीडीएफ देने पे या नोट्स देने पे जनरली पढ़ते नहीं है कोई भी, है ना? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और ये यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है। अभी लाइक आई एम आस्किंग यू टू थिंक, है ना? Astrology is all brainstorming. तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू थिंक डिफरेंटली। इस वजह से मैं यही कहूंगा कि इसको अगर हम कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को, तो हम ऐसे ही चलाएंगे डिस्कशन के बेसिस पे कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कहां तक इसको पकड़ पा रहे हो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट संडे 11 बजे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं, एक और चीज बता रहा हूँ, आगे की क्लास में ये शायद फिर अगर हम इन्हीं हाउसेस को कंटिन्यू करेंगे तो 2 से 3 क्लासेस लगेंगी। ठीक है। या एक काम कर सकते हैं, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डायरेक्टली लिखवाता चला जाऊंगा रादर देन डिस्कशन। आप जैसे कहोगे वैसे मैं कर सकता हूँ। बेटर। That is also okay. That is also okay. It will save the time also. हाँ, ठीक है। फिर हम कुछ सिग्निफिकेशंस की बात करेंगे, और शुरू में थोड़ा कुछ लोगों को ये लग सकता है ये भी बेसिक है, लेकिन 2 से 3 क्लास के बाद आपको लगेगा कि हमारा जो लेवल है वो बिल्कुल अलग चला जाएगा ट्रेजेक्टरी पे। It is giving a foundation, sir. It is giving a foundation. हाँ, उसी बेसिस पे मैं ये चीजें पहले कवर कर रहा हूँ। तो अभी जैसे हम ये सारे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में इन सब सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, और धीरे धीरे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। गारंटी मेरी है, आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो आप कहोगे पहले कभी किसी ने नहीं पढ़ाया या नहीं बताया। ये शायद आपने कभी पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी उस चीज को उस एंगल से नहीं पढ़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए फिर आज की क्लास एंड करते हैं। Yes, sir. ठीक है, Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Kanji. थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. धन्यवाद सर। थैंक यू।